अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जहांगीर तरीन केस में अली ज़फ़र की तहकीकात के नताइज का तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। तरीन ग्रुप ये कह रहा है कि शहजाद अकबर के सामने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिली है, जबकि अली ज़फ़र भी इससे इनकारी हैं और शहजाद अकबर भी इससे इनकारी हैं। लेकिन क्या जो तरीन ग्रुप है ये बजट से पहले हुकूमत पर दबाव डालकर अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करना चाहता है और क्या ये कामयाब हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि जो मुझ पर प्रेशर डालेगा उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें जो है ना वो हिज़्ब इख्तिलाफ में भी जाकर बैठना पड़े हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। अगर कोई ब्लैकमेल करके अपने नताइज हासिल करना चाहता है तो ये उसकी भूल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नून में से शीन निकालने की बातें जो है अब ये मज़ीद ज़ोर शोर से हो रही हैं। शेख रशीद साहब ने हमेशा की तरह आज भी कहा कि नून में से शीन निकल चुकी है। तो क्या वाकई अब जो नून लीग में इख्तलाफात की बातें होती थीं, अब वो शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं? जो हमेशा से बात किया जाते थे नून लीग में 2 बयानिए की, तो क्या अब वो बातें जो है वो वाकई सच साबित हो रही हैं? इस पर हमें बात करनी है। दूसरी तरफ हमने ये देखना है नाज़रीन, मसाइल दोनों तरफ हैं। हुकूमत भी मसाइल में ज़ाहिर है उसको मसाइल का सामना है, बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, अपोजिशन को भी मसाइल का सामना है। मसाइल दोनों तरफ हैं। सिंध की बात करें, वहाँ पर भी डाकुओं का राज है, तो पंजाब में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। ये ऑपरेशन माजी में भी होते रहे हैं, लेकिन एक सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, ये जो डाकू हैं जदीद असलहे से लेस कैसे होते हैं? जदीद असलहे की तरसील यहाँ तक कैसे मुमकिन हो पाती है? कैसे पहुँचता है इन तक जदीद असलहा? सिंध में हमने देखा उतना जदीद असलहा सिंध पुलिस के पास नहीं था जितना वहाँ के डाकुओं के पास था। अगर इससे पहले कभी इस पर ध्यान दिया गया होता तो आज गरीब लोग इन डाकुओं के हाथों यरगमाल ना बन रहे होते। क्या मौजूदा हुकूमत इस बारे में कुछ सोच रही है कि ये जो असलहा उन तक पहुंचता है, जदीद असलहा, इसको कैसे जो है ना वो रोका जाए? इस पर हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी होगी? इन तमाम इशूज़ पर मुझे प्रोग्राम में बात करनी है। पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब जी, वालेकुम। वो कहते हैं ना कि घर के इख्तलाफात घर में रह के हल हो जाए तो इज़्ज़त भी रह जाती है, तमाशा भी नहीं बनता, लेकिन घर की लड़ाई जब बाहर आती है तो लोग तमाशा तो देखते ही हैं, फ़ायदा भी उठाते हैं इसके साथ साथ। क्या ये बात दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद इख्तलाफात तो ज़ाहिर हर पार्टी में होते हैं, नून लीग में भी इख्तलाफात थे, लेकिन खुलकर सामने आ गए हैं? जिन 2 बयानियों की बात होती थी जो हुकूमत भी हमेशा करती थी, अब तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि हम शहबाज शरीफ के बयानिया जो होगा उसको मानेंगे, ना नून लीग को हम ना मरीम नवाज़ को जवाब दे हैं, ना ही हम नवाज शरीफ को जवाब दे हैं। तो क्या ये बात अब दुरुस्त साबित नहीं हो रही कि वाकई नून लीग 2 बयानियों के साथ चल रही है? देखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया होगा वो मियाँ नवाज शरीफ की अप्रूवल के बाद ही होगा। इसमें किसी को जो है वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बयानिया बतौर पार्टी के सदर के देंगे वो मुझ समेत सब के ऊपर, खा वो मरीम नवाज शरीफ साहबा हों, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, मैं हूँ या हमजा शहबाज हों, वो सब के लिए जो है वो काबिल कबूल होगा। पार्टी में कोई इख्तलाफ इस तरह का नहीं है। हाँ, एक नुक्ता नज़र होता है, और वो जब हम एक मीटिंग में बैठते हैं, अगर वहाँ पे 7-8 लोग बैठे हैं तो 2-3 राय होती हैं, वो नुक्ता नज़र होता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, गुफ्तगू होती है, उसके बाद किसी एक बंद कमरों में तो सर बहुत कुछ होता है राना साहब, बंद कमरों में बहुत कुछ होता है, लेकिन मीडिया में आकर जिस तरीके की सख्त जबान, सख्त लहजा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल किया कि अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आएगी तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे मैं नहीं रहूंगा, वो जो फटा हुआ पेपर है उन्हें जोड़ें, उसको उस पर सोचें, उस पर अमल करें। ऐसा सख्त लहजा, ऐसी सख्त सोच, ऐसे सख्त बयानात शहबाज शरीफ साहब ने तो नहीं दिए। देखें, ये बदकिस्मती है कि पीडीएम ने एक फैसला किया, पीडीएम ने फैसला किया, ये पीएमएलएन का फैसला नहीं था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का फैसला नहीं था। पीडीएम का फैसला था कि पीपल्स पार्टी को नोटिस किया जाए। बिल्कुल, वो नोटिस आकर सेक्रेटरी जनरल ने साइन करके भेजना था ना। उस नोटिस को जो है वो एक साइड पे भी रखा जा सकता था, उस नोटिस का जो है उसको इस काबिल ना समझा जाता कि उसका जवाब दिया जाता, लेकिन दूसरी तरफ से भी एक
नामुनासिब जो है वो एक इश्तियाल की बात की गई, उसे फाड़ा गया, फाड़ते हुए दिखाया गया और इस तरह की बात की गई। उसके जवाब में यकीनन शहाद खाकान अब्बासी साहब जो है वो पर्सनली हर्ट हुए होंगे और उसके जवाब में अगर उन्होंने कोई बात कर दी है तो वो एक कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर कोई पीडीएम जो है वो अपना फैसला बदलेगा या फैसला नहीं बदलेगा। वो बात ठीक है, इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर पीडीएम में 29 मई को पीडीएम जो भी फैसला करे, अगर 7 जमातें कहती हैं कि जी पीपल्स पार्टी को वापस आना चाहिए तो हम तो फिर अकलियत में होंगे ना, तो पीएमएलएन भी उसका मैं वही आपसे बात करने लगी, मैं अर्ज करने लगी हूं आपसे ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है पीडीएम में वापसी जो है पूरी जमातों के ज़ाहिर है फैसले पर ही मुनहसर होगी, जो पूरी जमातें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बतौर नून लीग की अपनी भी तो कोई सोच है, नून लीग की अपनी भी तो कोई राय है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि उनकी वापसी हो जाए। क्या बंद कमरों में, क्या पर्सनल मीटिंग्स में शहबाज शरीफ साहब का भी वही रवैया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो शाहिद खाकान अब्बासी का है कि माफ़ी मांगे, इसका जवाब दें, उसके बाद उनकी वापसी मुमकिन हो सकती है? क्या बंद कमरों के इजलासों में, बंद कमरों की मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब का भी यही रवैया है पीपल्स पार्टी के बारे में? कोई इंटरनल सोच भी तो है ना आपकी, आपसी सोच? देखिए, बंद कमरों में होने वाली बात जो है वो अगर किसी से अनजाने में भी अगर वो हो जाती है तो उसको आप फिर जो है वो ये मानी पहनाना शुरू कर देते हैं कि ये नूर में से शीन निकल आई है, शीन में से जो है वो मीम निकल आई है। ये शेख रशीद साहब कहते हैं। मामला ये है कि बंद कमरों में, हाँ, बंद कमरों में जो डिस्कशन होती है उसमें इस मामले पे यकीनन 2 राय हैं। कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी को वापस लेना चाहिए और कुछ लोगं का ये मौक़िफ़ है, कुछ लोगों में शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, पार्टी को सरे फहरिस्त हैं। नहीं, देखें, ये लेकिन ये मैं जो है वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक राय ये भी है कि वापस जो है वो ना लिया जाए। लेकिन जो परसों सरबराही मीटिंग होने जा रही है वहाँ पे पार्टी का एक ही मौक़िफ़ होगा और वो मौक़िफ़ मियाँ शहबाज शरीफ साहब पेश करेंगे। उसके बाद अगर पीडीएम फैसला उस राय के बरक्स करती है तो फिर भी हम पीडीएम के अक्सरियती फैसले को, मतलब कि आपकी पार्टी डिवाइडेड है, इसको लेकर एक्सेप्ट करेंगे? आपकी पार्टी में डिवीजन है इसको नहीं, इसमें कोई नहीं, बिल्कुल डिवाइडेड नहीं है, नहीं बिल्कुल डिवाइडेड नहीं है। लेकिन हम इसके ऊपर हम एक सियासी जमात है, हमको रजमंड तो नहीं है कि एक बात हो गई और उसके बाद दूसरा कोई राय नहीं देगा। सबकी राय है और ये कल जो हमारी मीटिंग होने जा रही है उसमें इन दोनों में से कोई एक राय जो है वो अक्सरियत से जो है वो एक्सेप्ट होगी और उसके मुताबिक जो है वो बात आगे चलेगी। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी एक ज़िम्मेदारी और भी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पे उनकी एक ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। सिर्फ पीडीएम में जो जमातें हैं वो सारी की सारी जमातें पार्लियामेंट में तो नहीं है ना, पार्लियामेंट से बाहर भी हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये जो तरीन ग्रुप है ये क्यों कल से ये बात कर रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है जहांगीर तरीन को और शहजाद अकबर के सामने सारी बातें की हैं अली ज़फ़र साहब ने, और अलल ऐलान टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आकर कह रहे हैं और हल्फन बयानात दे रहे हैं कि ये मुलाकात हुई है परसों, तीनों की मुलाकात हुई है, क्लीन चिट मिली है। अली ज़फ़र इनकारी हैं, हकीकत क्या है सर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। शाजिया देखिए, आपको पता है कि अली ज़फ़र साहब अपना बयान दे चुके हैं, रैकेट के ऊपर अपना बयान दे चुके हैं कि उन्होंने अभी तक किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। और जब तक वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाते मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब अली ज़फ़र साहब का बयान मौजूद है, यही तो मैं राजा रियाज साहब ने बयान दिया, राजा रियाज भी दे रहे हैं, कल नज़ीर चौहान साहब ने भी मेरे प्रोग्राम में आपको राजा रियाज साहब से पूछना पड़ेगा। बता तो रही हूँ,
कल नज़ीर चौहान साहब भी मेरे साथ टेलीविजन पे थे, सब हल्फन बयानात दे रहे हैं, सब अलग टीवीज़ पर आकर कह रहे हैं कि ऐसी मुलाकात हुई और क्लीन चिट मिली है। नेशनल टीवी पर आकर इस तरह के बयानात देना, आपको क्या लगता है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं? शाज़िया देखिए, आपको पता है कि जब आप हुकूमत के लिए काम करते हैं या किसी भी इदारे के लिए काम करते हैं, जैसे आप 92 के लिए काम करती हैं, तो एक आपकी ऑफिशियल पोजीशन होती है जो आपको दी जाती है, तो उसके ऊपर आप बयानबाजी करते हैं। मेरे पास ऑफिशियल इसके बारे में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपसे शेयर करूंगा। अब अगर दो लोग डिफरेंट बयान दे रहे हैं तो वो तो आपको उनको पूछना पड़ना है, उनके डिफरेंट बयानों का जवाब मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब जब ये बात करते हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आऊँगा, कोई मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं हिज़्ब इख्तिलाफ में हम बैठना पसंद करेंगे, ये इशारा किस की तरफ है? ये अपोजिशन की तरफ है या तरीन ग्रुप की तरफ उनका इशारा है? ज़रा किसी के लिए तो बात कर रहे हैं ना वो। नहीं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ नहीं है, ये सबकी तरफ है। प्राइम मिनिस्टर अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने ये कहा है और सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कभी किसी सूरत कोई प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करेंगे। उसके लिए हमारी उन्हें देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उससे भी बड़ी कीमत तो देंगे। ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? कोई प्रेशर डाल रहा है? नहीं, जरूरी नहीं होता कि आप प्रेशर होता है तो आप स्टेटमेंट देते हैं। कई दफा आप स्टेटमेंट इसलिए भी देते हैं कि आप अपनी जो आने वाला टाइम है, जो आने वाली आपकी स्ट्रेटजी है, उसको अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ, अपनी आवाम के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने की। जरूरी नहीं कि वो किसी कोई प्रेशर डाल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेशर लेते नहीं है, वो प्रेशर में आके स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो अपने फैसले करते हैं और जब उनको लगता है राइट टाइम, उस टाइम वो अपने फैसले करते हैं। इस सहाफियों पर हमले क्यों बढ़ गए हैं आप लोगों के दौरे हुकूमत में? देखिए, सहाफ़ियों पर हमले तो मेरा ख्याल अभी तक हमारी हुकूमत ने तो अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उस पर मुकम्मल कोऑपरेट किया है। हम आइंदा भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है उस पर मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ होता है, कुछ चीज़ों की सच्चाई और होती है, शुरू में वो और होती है। इसलिए मैं अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती मैं किसी चीज़ के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ ज़्यादती होगी तो हुकूमत उसके साथ खड़ी होगी। आप जिस स्पेसिफिक इंसिडेंट का पिछले 1-2 दिन पहले का वाकया कर रही हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन से ये बाहर आता है कि उनके साथ ये हुआ है या उनके साथ ज़्यादती हुई है, सिर्फ ये नहीं, मेरी सपोर्ट भी उनके साथ होगी। अफसार आलम साहब पर भी हुआ था, ये कोई एक वाकया नहीं है। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जिसके साथ भी ज्यादती हो हमारी हुकूमत उसके साथ खड़ी है। लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलना चाहिए कि वो किसने किया है, और इन्वेस्टिगेटिव अदारे आज़ाद हैं, इस पर वो अदालतें आज़ाद हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और अफसार आलम साहब के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन ने किसी को जिम्मेदार ठहराया तो हम हुकूमत बिल्कुल वाशकाफ अंदाज में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा खड़ी होती है, अभी भी खड़ी होगी। सही। एक आखिरी सवाल, पंजाब में भी डाकुओं का राज है, सिंध में भी डाकुओं का राज है, यहाँ पर भी ऑपरेशन हो रहा है, माजी में भी ऑपरेशन होते रहे हैं, लेकिन शायद कभी किसी हुकूमत ने ये जानने की कोशिश नहीं की या इस पर काम करने की कोशिश नहीं की कि जो डाकू हैं उन तक जदीद असलहा पहुंचता कैसे है। सिंध में भी आपके सामने ही है, वो जदीद असलहा वहाँ की पुलिस के पास नहीं था जो डाकुओं के पास था। माजी में भी हमने देखा पंजाब में ऐसे ऑपरेशंस होते रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को डिग आउट करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि उन तक असलहा पहुँचता कैसे, इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। क्या आप लोगों की हुकूमत सिर्फ ये माजी की तरह ऑपरेशन करके साइड पे हो जाएगी, या इस चीज़ को जड़ से आप लोग ख़त्म करने की कोई स्ट्रेटजी है आप लोगों की? देखिए, ये आपका अच्छा सवाल है, और इसकी आई थिंक बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ असले की वैसे ही नाजायज़ असला और इस तरह के असले की खासी माजी में पेनिट्रेशन रही है, और उसके आपके सामने कराची के हालात रहे हैं और दूसरी जगह। तो वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें पेनिट्रेट हुई हैं उनको पूरी तरह डिग आउट करके उनको रिजॉल्व करने में। लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। ना सिर्फ ऐसे डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए जो आवाम का जीना दोबर करते हैं, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए इनसे ये असला भी वापस लेना चाहिए। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अगर इनके पास असले के को पुराने ज़खायर हैं तो वो रिकवर करने चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी सूरत अफोर्ड नहीं की जा सकती किसी भी मुल्क में। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सियासी डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे, थैंक यू। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो नई दरख्वास्तें दायर की, उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगा कर ये दरख्वास्तें वापस कर दी और कहा कि एक केस में 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि नज़रसानी नहीं है बल्कि क्यूरेटिव नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं। अब ये क्यूरेटिव नज़रसानी की दरख्वास्तें क्या होती हैं, ये अपने माहिर कानून से पूछेंगे। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं ये दायर करने से गुरेज करे, ये जमहूरियत नहीं है, ये फाशिज़म है। अगर हुकूमत बाज नहीं आई तो हम तहरीक चलाएंगे। अब बात ये है, सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हुकूमत ऐसे कौन से इंसाफ के तकाजे हैं जिनको पूरा करना चाहती है और हुकूमत को चैन नहीं आ रहा है, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला दे चुका है, सारे मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं, रिस्टोर किया जा चुका है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया, उनके ख़ानदान को, तो दोबारा हुकूमत क्यों ये दरख्वास्तें दायर कर रही है? अब हुकूमत कह रही है जो एतराज़ लगाए हैं उन एतराज़ात को दूर करके नई दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। ये क्या है ये सारा मामला? राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून, इनसे मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। राजा आमिर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हुकूमत कह रही है नजरसानी नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हुकूमत कहती है क्यूरेटिव नजरसानी की दरख्वास्त है। ये नजरसानी की दरख्वास्त और क्यूरेटिव नजरसानी की दरख्वास्तें, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, एक जो सिंपल नजरसानी की होती है वो ये कहलाता है, जो हमारे आइन में भी है, कि जनाब आपने अगर कोई जजमेंट है और उसमें कोई ऐसा एरर आ गया है कि जो जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द जजमेंट, जो सामने ही आपको नजर आ जाता है ये एरर था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये रिव्यू की पिटीशंस आई थी, और जब रिव्यू की पिटीशंस आई तो रिव्यू का एक बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। एनी हाउ जो भी था उसमें एक डिसीजन आ जाता है, और उसके बाद जो सेकंड रिव्यू है वो मेरी नजर में कॉम्पिटेंट नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं होती। अब ये जो क्यूरेटिव की बात कर रहे हैं, इसका ये गालिबन इंडिया में इसकी काफी आपको कुछ मिसालें मिल जाएंगी, और उसमें भी बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जनाब कोई जो है इंसाफ की राह में ऐसी चीज हायल हो चुकी है कि जनाब अगर उसको दुरुस्त ना किया गया तो वो पूरे हमारे जो इंसाफ का सिस्टम है उसके लिए एक कदगन बन जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसको इस अंदाज में हुकूमत को एक सेकंड रिव्यू या एक क्यूरेटिव रिव्यू, जो कि हमारे यहाँ कोई मिसाल मिलती है कि कोई फैसला आया हो, फिर नजरसानी की दरखास्त उस पर दी गई हो, फिर नजरसानी पर भी फैसला आ गया हो, फिर उस पर फिर एक और दरखास्त दी गई क्यूरेटिव, जो अब हम हुकूमत भी बात कर रही है, कोई माजी में मिसाल मिलती है पाकिस्तान में? देखिए, मेरी नजर से तो कतन ऐसी कोई मिसाल नहीं गुजरी कि कोई ऐसा हो, क्योंकि अगर ये चीज खोल दी जाती है तो फिर एक जजमेंट नहीं, बहुत से केसेस में ये एक नजीर बन जाएगी। हाँ। कि जनाब जब रिव्यू फिक्स हो जाता है, ये रिव्यू अलाउ हो जाता है, तो उसके बाद उसको दोबारा से आप एक चैलेंज करते हैं, क्योंकि हमारे आइन में या जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उसमें कहीं इस चीज की कोई गुंजाइश बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। हाँ जी, अगर कहीं और से ये फॉलो करते हैं तो फिर इसकी बात नजर आएगी, अदरवाइज कानून में और आइन में इसकी कोई इजाजत। हुकूमत तो कहती है ना, बकौल हुकूमत के कि सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद भी आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हासिल अज खुद नोटिस के दायरे इख्तियार के तहत इसकी समाअत कर सकती है, ये हुकूमत कह रही है। देखिए, हुकूमत भले से कहे, हुकूमत ने बहुत से केसेस में बहुत कुछ कहा है, लेकिन 184(3) का मकसद ये कतन नहीं कि वहां पे तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है 184(3) में, कि जनाब कोई फंडामेंटल राइट्स और क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये तो एक इंडिविजुअल का एक क्वेश्चन है। तो कोई क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लेके आए, फिर उसके बाद जो कि फंडामेंटल राइट्स को यूजर्व कर रहा हो, तो ऐसा तो कोई मिसाल नजर नहीं आ रही कि हुकूमत ये समझती है कि इससे एक क्वेश्चन ऑफ जो है इन्हें बड़ा कोई वो क्या लग रहा है हुकूमत इस लड़ाई को कोई अना का, कोई जाती लड़ाई अना का मसला बना लिया है, जो हुकूमत हर तरीके से इसको जीतना चाहती है पसे पर्दा? क्या कोई खौफ है कि हुकूमत ने ना हर सूरत जो है ना वो अपना कोई मकसद है जो इसके पसे पर्दा वो हासिल करना ही करना है? क्योंकि माजी में ऐसी मिसाल तो मिलती नहीं
कि फैसला आ जाए, उस पर नजरसानी का भी फैसला आ जाए, फिर हुकूमतें पीछे पड़ जाए, नहीं इसको सजा दिलवानी है? देखिए शाजिया, पसे पर्दा का तो कोई भी नहीं बता सकता कि क्या अज़ाइम है, लेकिन ये अगर राउट हो रहा है लॉ मिनिस्ट्री से, तो जो लॉ मिनिस्टर हैं वो इसको क्लियरली बताएंगे कि जी उनकी क्या इंटेंशंस हैं, और अगर वाकई ही वो ऐसी कोई पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो उन्हें पब्लिकली किसी स्पोक्स पर्सन के जरिए या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को ये कह देना चाहिए कि हमारा इसमें मकसद आवाम को बताएं कि हमारा मकसद ये है कि इसमें ये चीज जो सी है वो आईने पाकिस्तान या कानून के खिलाफ होगी है, और इस चीज से हमारा जो कानूनी सिस्टम है उसमें एक ऐसी कदगन या वो एक ऐसी खराबी आ जाएगी जिसको दूर करना इंतहाई। तो अगर खामोशी से जाके पिटीशन दायर कर दी जाए और अवाम जब पूछ रही है, तो आई थिंक दे शुड बी वेरी जानबूझकर कन्फ्रंटेशन के रास्ते पर नहीं चल रही हुकूमत। देखिए मैं नहीं समझता कि इसको पहली उसमें कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन भी करेगी या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको अगर ऑब्जेक्शन लगाए हैं, अगर ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि जी सेकंड रिव्यू है या इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर ये ऑब्जेक्शन लगाया है कि जी उसकी कोई लैंग्वेज ऐसी स्कैंडलस थी, या कोई जजेस के बारे में ये है कि जनाब जजेस के बारे में कि जनाब अगर पहले जजेस ने कुछ और फैसला दिया, फिर क्या बात हुई कि उन्हीं जजेस ने जिन्होंने पहले तो अपनी जजमेंट और दी थी, लेकिन रिव्यू में 180 पे आके उन्होंने अपनी व्यू जोन से है वो यकसर चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राज अब्बास साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेज़ी देखी गई। आज स्टॉक मार्केट में 2 अरब 20 करोड़ से ज़ायद शेयर्स की ट्रेडिंग की गई, जिसने स्टॉक मार्केट में ख़रीदो फरोख का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। दूसरी तरफ हुकूमत भी हम देख रहे हैं मुसलसल मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावे कर रही है। GDP ग्रोथ के हुकूमती जो दावे हैं 3.94% के बाद अब स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक 17 साल के बाद मुल्क में जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस हुआ है। दिसंबर 2020 तक मुल्क के करंट अकाउंट में हर महीने खसारा जाहिर किया जा रहा था, लेकिन माली साल 2020-21 के इब्तदाई 10 महीनों के अरसे में तकरीबन कहा जा रहा है 77 करोड़ 30 लाख डॉलर के साथ ये खसारा सरप्लस रहा है। फिर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पाकिस्तान का क्रेडिट प्रोफाइल मुआशी मजबूती की अक्कासी कर रहा है। एक तरफ जहां मुआशी आदाद शुमार में बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इदारा शुमारियात का एक सर्वे आया है जिसमें इंकशाफ हुआ है कि मुल्क में 38% घरानों के जो मुआशी हालात हैं कि पहले से बदतर हो चुके हैं। इदारा शुमारियात के समाजी मेयारात ज़िंदगी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 86% घरानों के जो मुआशी हालात हैं ये पहले जैसे ही हैं, जबकि सिर्फ 2% घरानों ने मुआशी हालात पहले से बेहतर करार दिए हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई पर एक तहरीरी जवाब जमा करवाया। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस की वबा के दौरान तलब और रसद में फ़र्क की डिमांड एंड सप्लाई, इसमें फ़र्क की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। तहरीरी जवाब में वज़ीर ख़जाना ने बुनियादी अशियाई ज़रूरियात का मवाजना बैन अल-अक़वामी मार्केट से किया है। ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत अगले महीने अपना आइंदा माली साल का बजट पेश करने जा रही है, इसमें बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या हुकूमत इसमें आवाम को रिलीफ दे सकेगी, जबकि आइंदा माली साल के बजट पर शहबाज शरीफ ने भी ऐलान किया है कि वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर आबिद क़ुयूम सुलेरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये जो GDP ग्रोथ है 3.94%, तकरीबन 4%, क्या ये हुकूमत की तवक्को से ज़्यादा है इस कोरोना क्राइसिस में? क्या हुकूमत ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था? ऑपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत है
आपको भी याद होगा कोविड में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा था कि पाकिस्तान की तरसीलात हमारी आधी हो जाएंगी। फिर जब नंबर सामने आए हमने देखे कि 30% 30% बढ़ी। फिर एक्सपोर्ट के बारे में भी यही इंडिकेशन दी गई, लेकिन एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी नंबर्स के मुताबिक। तो ये हुकूमत की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स हुआ है ये सारा, और हुकूमत को पता ही नहीं चला, या इसमें वाकई कोई हुकूमत का कमाल है? नहीं, ये देखिए, वीट की जो यील्ड थी, गंदम की फसल, ये आखिरी टाइम तक चूँकि इसमें अनसर्टेनिटी रहती है। पिछले कई सालों का पैटर्न ये है कि एन जब गंदम की कटाई का वक्त आता है उस वक्त बारिशों का एक सिलसिला शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल जो है वो अफेक्ट होती थी। तो गंदम की फसल जो है वो एक मेजर इसमें कंट्रीब्यूटर बनी है। पंजाब में जैसा कि आपको मालूम है कि एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है जो कि 20 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा फर्स्ट टाइम एक्सीड किया है उसने। इसी तरीके से ये जो मई जून में कोविड का जो कंटेनमेंट है वो एक पॉजिटिव साइन रहा है। उससे पहले ये खदशा का इजहार किया जा रहा था कि खुदा न खास्ता अगर थर्ड वेव जो है वो उसी तरीके से चली जैसे कि पिछले साल में थी, तो पिछले साल आपको पता है कि इन महीनों में मई जून में यहाँ पे एक कंप्लीट लॉकडाउन जो था पाकिस्तान में वो शुरू हो चुका था। तो मेरा ख्याल है कि जो फैक्टर्स इस वक्त अगर आप उनको इंफरादी तौर पे देखें, पेट्रोल की कंजम्पशन, जो फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन, डीजल की कंजम्पशन, बिजली की कंजम्पशन, और इसी तरह से यूरिया फर्टिलाइजर की कंजम्पशन, गाड़ियों की जो परचेज, गाड़ियों की सेल है, सीमेंट की सेल है 18% ज्यादा रही, गाड़ियों की 54% रही, तेल की 18% बढ़ी। ये तो रियलिटी है, यू आर राइट। देखिए, ट्रैक्टर की जो सेल है वो 57% बढ़ी। हाँ। तो हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ गाड़ियां ही बिकी, ट्रैक्टर भी बिके। और ये सारी चीज़ें मिलके मेरा तो ख्याल है कि जब ये रिवाइज फिगर आएंगे इस साल के, इंशाल्लाह अगर ये मई जून में कोविड पे इसी तरह से हमारी कंटेनमेंट रही, तो इंशाल्लाह ये जो जीडीपी का फिगर है ये 4% को एक्सीड कर चुका होगा। ये मेरे अपने जो कैलकुलेशन के मुताबिक 4.25% के करीब ये बड़े आराम से जा सकता है। लेकिन ये इस ग्रोथ के हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या इशारे होते हैं जिससे ये भी पता चलना चाहिए आबिद साहब कि एक आम आदमी की हालत भी बदली है? अभी जिस सर्वे का मैं जिक्र कर रही थी इंट्रो में, इदारा शुमारियात के मुताबिक 38% घरानों की जो मौशी हालत है वो बदतर हुई है। तो ऐसी क्या इंडिकेशन होती है कि हमें भी पता चले कि एक आम आदमी की हालत बदली है अगर हमारी ग्रोथ बेहतर हो रही है? तो देखिए, आपने अच्छा किया कुछ सर्वे का जिक्र किया। एक मीडिया हाउस ने आज वो खबर चलाई हुई थी, उसमें जो मेन चीज़ उसमें रिपोर्ट में नहीं थी, उसमें वो ये है कि ये सर्वे जो है ये कंडक्ट किया गया था अगस्त 2018 से लेके जून 2019 तक। तो ये पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट का सर्वे होता है। उससे पहले जो सर्वे था ये 2013-14 में था, और उसके बाद अब ये 18-19 में डाटा इकट्ठा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ की थी। तो ये वो बहुत अच्छा किया कि आपने इस टॉपिक को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, क्योंकि आम लोग जो हैं वो जो भी इस खबर को पढ़ेंगे या सुनेंगे उनको ये लगेगा जैसे डाटा पिछले हफ्ते या पिछले महीने या 6 महीने कब जो है वो इकट्ठा किया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं कि इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई है, बहुत से लोग ऐसे होंगे डबल डिजिट्स में महंगाई। जी, इसी तरह से इनइक्वालिटी पाकिस्तान में मौजूद है, और ये जो इनइक्वालिटी है उसमें जो अमीर हैं वो अमीर तर होते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तर हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जिस सर्वे का आपने जिक्र किया है वो उसका डाटा आज से 3 साल पुराना डाटा है। तो सर लास्ट क्वेश्चन, क्या इस ग्रोथ रेट के असरात हमें बजट में नजर आएंगे? सर वो इसलिए नजर आएंगे आपको कि हुकूमत के पास इस वक्त एक कुशन है। अगर करंट अकाउंट सरप्लस होने का मतलब ये होता है कि हुकूमत के पास इंपोर्ट करने का कुशन है। वैक्सीन आपकी इंपोर्ट हो रही होगी, आपकी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रही होती हैं। फिस्कल डेफिसिट जब कंटेन हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न है, जब आप उसको कम करते हैं तो आप उस आमदनी को सोशल सेक्टर डेवलपमेंट में डाइवर्ट कर सकते हैं। ये जो बजट आ रहा है ये चूँकि इस वक्त कोविड की तीसरी वेव से हम गुजर रहे हैं, IMF के साथ नेगोशिएशन जो है वो पसे पर्दा हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक पीपल फ्रेंडली बजट होगा। चलिए, अच्छी बात है आपने IMF के साथ नेगोशिएशन की बात कर दी। बहुत से मौशी माहिरीन ये कहते हैं कि जब एक तरफ हमने IMF से नेगोशिएट करना है, बहुत सारे मामलात पर आपको रिलैक्सेशन कंसेशन लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप अपने हालात इतने बेहतर जाहिर करेंगे तो क्या IMF आपको कंसेशन देगा, रिलैक्सेशन देगा?
देखिए जो हालात हैं, ये तो सारे नंबर हैं। इसको आप थोड़ी देर के लिए टेक्निकल डिस्कशन को छोड़ें, पॉलिटिकली देख लेते हैं। शौकत तरीन साहब जब थे, जब वो आए तो उन्होंने आके पिछली सारी टीम को उस पर एतराज़ात किए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो ये नंबर जो है अगर ये मनूवर्ड हो, तो क्या शौकत तरीन साहब जो है वो ये चाह रहे होंगे कि अपने जो उनके प्रेडिसेसर्स थे उनकी कारकर्दगी की तारीफ करें? तो वो तो जाहिर है उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा होता कि ये वाले नंबर कम से कम होते, ताकि जब अगले साल ये नंबर आते तो लो बेस इफेक्ट हो। वैसे वो कहते हैं कि जी ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है वो करवा दी। तो ये जो एक तासुर फैला है कि ये शायद फर्स्ट नंबर है, मैं कम से कम इससे एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल है कि हम कौम शायद सिर्फ नेगेटिविटी देखने के आदी हो चुके हैं। अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है तो हम उसमें से भी मनफियत ढूंढते हैं, और थोड़ा सा हमें इस वक्त पॉजिटिव रह के देखना और सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी माशात मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कोरोना वायरस कैसे वजूद में आया, इस पर बहुत से सवालात उठाए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव पर आलमी इदारा सेहत WHO की तहकीकात अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। इन तहकीकात के मुकम्मल होने के बाद ही हक़ाइक़ मंजर आम पर आ सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता इतवार वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार में एक खबर शाया हुई जिसमें अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर एक मौसमी बीमारी से बीमार हुए थे, जिसके बाद ये बीमारी फैलना शुरू हुई और जल्द ही पूरी दुनिया में ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गई। अब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों को ये हुक्म दिया है कि वो उन्हें 3 महीनों के अंदर रिपोर्ट तैयार करके बताएं कि कोरोना वायरस का फैलाव चीन में किसी जानवर से हुआ था या ये चीन में किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। अमरीकी सदर जो बाइडन के इस हुक्म के बाद चीन का भी इस पर सख्त रिएक्शन देखने में आया है। अमरीका में चीनी सिफारत खाने के मुताबिक कोरोना वायरस पर की जाने वाली जो सियासत है, ये वबा पर काबू पाने की जो आलमी कोशिशें हैं, इसको बड़े बुरे तरीके से मुतासर करेगी। एक तरफ जहाँ कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ, इस पर मुख्तलिफ मफरूज़ात कायम किए जा रहे हैं, वहीं हम देख रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में जो शिद्दत थी, मुस्बत शरह में अब जो केसेस हैं बतदरीज अब कमी देखी जा रही है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 62,706 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,726 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि 75 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह जो है ये 4.3% रही है। इस वक्त मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जबकि 19 साल के जो उम्र के अफराद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। जबकि वजारत सेहत के मुताबिक आइंदा हफ्ते मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीनेशन टीम की ज़ेरे निगरानी पाकिस्तानी माहिरीन ने बनाई है और पहले फेज़ में सिंगल डोज कैनसाइनो की 1,24,000 डोजेस तैयार की गई हैं। ये कितनी इफेक्टिव है, इस पर भी मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अमेरिका तो इस बात पर लगा हुआ है कि जो है ना पता चल जाए कि ये चाइना में जो है ना ये वायरस तैयार हुआ और पूरी दुनिया को भुगतना पड़े। आधी तरफ तो दुनिया इसी रिसर्च में लगी हुई है, लेकिन ज़ाहिर है जो ममालिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं वहाँ आज भी ये बहस चल रही है कि वैक्सीन लगवानी और पूरे जो मुल्क के अपने लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना है। पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कितने अफराद जो हैं वो इस वक्त तक वैक्सीनेट हो चुके हैं और उस रिज़ल्ट के बाद केसेस की शरह में किस हद तक कमी हुई है, तो सर क्या जवाब है इसका? देखें शादिया, अभी तो हम बहुत दिल्ली दूरस्थ, अभी तो हम 1.5% आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो अच्छा। इसलिए जब हम कुछ सिग्निफिकेंट इसकी वजह से बिल्कुल अभी ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ ट्रांसमिशन कम हुई है, ये अच्छा। मेरा नहीं ख्याल कि ये सही होगा। इट इज़ टू प्रीमेच्योर। देखें, जब तक आप एटलीस्ट 75% वैक्सीनेट, जो कि हमारा 15.5 करोड़ बनता है,
हम तो देखो अभी लाखों में मंगवा रहे हैं वैक्सीन, तो इसको हमें एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा, इसलिए कि जब इन वैक्सीन वर्ल्ड नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। और चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ की तो जल्दी है कि हम जल्दी वैक्सीनेट करें लोगों को और उनकी ज़िंदगी बचाएं, लेकिन इस चीज़ की भी जल्दी है कि अगर हमने बहुत स्लो कर दी, देर कर दी, तो ये वायरस ख़त्म नहीं होने लगी, क्योंकि ये म्यूटेट कर रही है। तो हो सकता है जो वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं ये अभी तक तो करामत हैं, खुदा ना खास्ता ये करामत ना रहें तो फिर बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इसलिए इसका तरीका ही यही है कि इसको एक्सेलरेट करें प्रोग्राम को, इसमें जो अबहाम है उनको ख़त्म किया जाए। जो ईद से पहले, ईद से 10 दिन पहले जो मुकम्मल जो लॉकडाउन था उसके असरात आना शुरू हुए। डेफिनेटली आई थिंक दैट वाज ए गुड स्टेप और बहुत अच्छा स्टेप था, और थोड़ा सा लेट था लेकिन फिर भी टाइमली हुआ। लेकिन उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर और पंजाब में काफ़ी ट्रांसमिशन कम हुई। कराची अभी भी सफ़र कर रहा है और लेट्स होप कि अल्लाह करे वहाँ भी ये कम होनी शुरू हो जाए ट्रांसमिशन। देखें इस वक्त तक तो हमें SOPs की जितना हम अमल दरामद करेंगे उतनी ज़िंदगी बचाएंगे, और लॉन्ग टर्म पे हमें जाहिर है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सर लोगों को ज़्यादा वैक्सीनेट करना है तो आपके पास वैक्सीनेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो भी उस रेशो से आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो मकामी तौर पर जो वैक्सीनेशन हम लोग तैयार कर रहे हैं ये कब से दस्तयाब होगी और इसकी अफादियत कितनी है, ये कितनी इफ़ेक्टिव है सर? देखें ये वही वैक्सीन है जिसका हमने ट्रायल किया था कैंसाइनो का, तकरीबन 18,000 लोगों का हमारी यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किया था, और वो इफ़ेक्टिव 100% में इफ़ेक्टिव थी सीरियस बीमारी को रोकने में या आपकी जान बचाने में और किसी को वेंटिलेटर जाने से रोकने में 100%। 75% वो इफ़ेक्टिव थी कि आपको बीमारी हो ही ना। तो यही रिज़ल्ट है, और ये वैक्सीन मैं ये करेक्ट कर दूं कि ये हमने बनाई नहीं, हमने फिल की है NIH में, पाकवैक इसका नाम है। ये कैंसाइनो किक से रॉ मटेरियल उनका बल्क में लिया गया, इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में इंपोर्ट किया गया और इसको लिक्विफाई करके अच्छा रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया और यहाँ पे आपने उसको बस मिक्स किया, बनाया है, फिलिंग। और ये मल्टी डोज वॉयल्स हैं कि इसमें एक वॉयल में 10 लोगों की होगी। तो ये ज़ाहिर है वही वैक्सीन है जो पहले इंपोर्टेड हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, कैंसाइनो ही है जो सिंगल डोज थी जिसका हमने ट्रायल किया, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छी वेल टॉलरेटेड वैक्सीन है। उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि ये अच्छी वैक्सीन है, और मेरा ख्याल है कि ये भी अच्छा अमल है कि बल्क में एटलीस्ट हम फिल कर रहे हैं, और सेकंड फेज़ में अल्लाह करे कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाए कि पाकिस्तान को कोई चीज़। सर वो कब होगा? हमें 15 करोड़ जिस तरह अभी आप फिगर्स बता रहे थे, अगर इतने लोगों को वैक्सीनेट करना है तो सर ये तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखें ये एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा है 2050 में। इंडिया विल बिकम नंबर 1, चाइना विल बिकम नंबर 2 और नंबर 3, और हमारे एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। इंडिया नेक्स्ट डोर के पास 310 प्लांट हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और चाइना के पास 3000 प्लांट है। देखें हम इस वक्त कम से कम इस वक्त 300 अरब रुपए की दवाइयाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एरिथ्रोपोइटिन है, इंसुलिन है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी वैक्सीन्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं। ये इंतहाई इस गवर्नमेंट की नहीं मैं बात कर रहा, तमाम गवर्नमेंट्स की इंतहाई निगलेक्ट का शिकार है। हमारी फार्मास्यूटिकल अनफॉर्चुनेटली मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी है ही नहीं है, इंडस्ट्री हम रीपैकिंग इंडस्ट्री हैं। तो हम जब तक ये अपनी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के साथ और एंटरप्रेन्योर को ला के उनको फैसिलिटेट ना किया जाए। मैंने देखें लैब में तकरीबन 27 प्रोटीन्स क्लोन की हुई हैं, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? मेरे इम्पैक्ट फैक्टर, मेरा CV बेहतर हो गया, मेरी यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट फैक्टर बेहतर हो गया, मगर इम्पैक्ट ज़ीरो है सोसाइटी पे। इसलिए कि मैं उसको कमर्शलाइज करूँगा कहाँ जब प्लांट ही नहीं है, मैं उसको इंडिया तो नहीं ले जाऊँ। तो इसलिए ये एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, किसी वक्त वो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इट्स समथिंग दैट वी कैनॉट बी प्राउड ऑफ कि हमारे पास एक भी बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं है। उसके लिए मैंने PC1 2007 में दिया था कि इसको बनाया जाए बायोटेक पार्क को, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत क्रॉनिक निगलेक्ट है। ये वी विल इंशाल्लाह आप जैसे सर इस दौरे हुकूमत में भी इस पर काम नहीं हो रहा?
देखें, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की थी कि जो कोई बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहती है यूनिवर्सिटी या फ़र्द, वो मुझे कांटेक्ट करे। मैंने उनको रात को ही कांटेक्ट किया था, लेट नाइट, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप सुबह 9 बजे आ जाएं अगर आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। और मैं रातों रात ही पहुंच गया था और सुबह 9 बजे उनके ऑफिस में मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। उनकी ख्वाहिश थी ये जेलम में लगे और जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कहा जी बिल्कुल टेक्नोलॉजी है, इसको अपस्केल करना है। तो उसके बाद वो मीटिंग अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरम साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।